Good morning. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए. ओके एंड सो डियर ऑल, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. आज न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? और आज बेटा चैप्टर्स हमने मतलब डिटेल में कई कंटिन्यू कई चैप्टर्स दे दिए हैं, बट हमारा अभी कुछ दिन से प्रैक्टिस रुका हुआ है, तो आज हमारा प्रैक्टिस का टर्म है, राइट? अभी कंटिन्यू कुछ चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे. ये चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना? इनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. Hi dear all, today we will study about power, time and wealth management. ठीक, शक्ति, समय और धन का प्रबंधन, राइट? व्यवस्थापन, प्रबंधन, ठीक है ना? तो इनके बारे में ये चैप्टर सारे आपको हमने पढ़ा दिए हैं. आपको पावर यानी एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम एंड वेल्थ मैनेजमेंट सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ. आप डिटेल आप नीचे जाइएगा, वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा, नेम वाइज लगे हुए हैं, ठीक है ना? और आप आराम से उसको देखिए, काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं. सो अभी हम क्वेश्चंस बनाते हैं अपने. चलो बेटा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्य वातावरण के मूल्यों की प्रदत्त सूची से पहचान करें. ठीक है ना? और सही आंसर चुनिए. तो आप देख लीजिए, ऑप्शंस देखिए, हम सीधे आंसर पे आए. हमारा तरीका वही रहेगा, विदाउट वेस्टिंग, मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने का. तो कार्य व्यवस्थापन के मूल्यों की प्रदत्त सूची कौन कौन सी होती है? समयनिष्ठता. ठीक, कार्य वातावरण के मूल्यों की प्रदत्त सूची कौन सी होती है? समयनिष्ठता. समय पर या समय से पहले किसी आवश्यक कार्य को पूरा करने या किसी दायित्व को निभाने में सक्षम होने को कहते हैं. क्लियर सरकार? कार्य में विविधता, किसी भी कार्य को करने में विविधता का होना आवश्यक है. विविधता का मतलब है विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं से. नम्यता का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? नम्यता होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए. लचीलापन का उपयोग आमतौर पर मूल्य और समायोजन को बाजार की ताकतों और संगठनात्मक और नियामक तरीके से बदलाव के जवाब के रूप में चिन्हित करने के लिए किया जाता है. क्लियर सरकार? समय मापक इकाई, राइट? टाइम मैनेजमेंट मेजरमेंट यूनिट, करेक्ट? तो इसका क्या भाग होता है बेटा? ये हमारा पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है. 0.036. देखिए सारे ऑप्शन भटकाने वाले हैं, लेकिन आप याद रखिए 0.036. ठीक, 0.036 ही आपका TMU का जो है 1 सेकंड का भाग होता है. क्लियर? चलिए सरकार, देखिए थोड़ा सा साइज में. हाँ, अब सही. नाउ दिस इज ओके. समय मापक इकाई, टाइम मेजरमेंट यूनिट, स्टॉप वॉच तकनीक द्वारा 1 सेकंड के 0.036वें भाग तथा 1 मिनट के, पॉइंट शुड बी नोटेड, सेकंड का भी मिनट का भी, मिनट का क्या होगा? 0.0001333. 1 मिनट में कितना होगा? 0.0001333 वह भाग होगा. और सेकंड का कितना होगा? 0.036. ठीक है ना? इससे समय मापन की माप बिल्कुल सही ढंग से की जा सकती है तथा किस कार्य में कितना समय लगा है इसका मापन सबसे उचित ढंग से हो. 1 TMU 1 सेकंड का 0.036 भाग होता है. यह 1 मिनट का 0.0006 होता है. क्लियर? कार्य विश्राम एवं
शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या होता है बेटा? इसमें आपका आता है 8-8-8, मतलब 8 घंटे आप काम कीजिए तो 8 घंटे आराम कीजिए और 8 घंटे सोने का। क्लियर? काम, कार्य, समय और विश्राम, कार्य, विश्राम और शयन, स्लीपिंग का टाइम 8 आवर्स और रेस्ट का 8 आवर्स और काम करने का 8 आवर्स। ठीक, ये उपयुक्त अनुपात है। पोछा लगाना किस प्रकार का कार्य है? आप बताइए किस प्रकार का कार्य है? पर पढ़ चुके हैं आप, मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक, और अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैप्टर पूरा लेके। लैंगवर्दी और बैरेट ने शक्ति व्यवस्थापन संबंधी अनेक प्रयोग किए। इन्होंने विभिन्न घरेलू क्रियाओं को निम्न वर्ग में विभाजित किया: हल्का कार्य, मध्यम कार्य और श्रमशील कार्य। ठीक है ना? तो हल्का कार्य में कौन सा आता है? हाथ व मशीन द्वारा सिलाई, बुनाई करना, रफू करना, लिखना। ठीक, ये हल्का कार्य आ गया, लाइट वर्क। और आपका मॉडरेट वर्क कौन सा है? मध्यम कार्य। शिशु को वस्त्र पहनाना, छोटे वस्त्रों पर प्रेस करना, टॉवेल, नैपकिन, ब्लाउज आदि, बर्तन धोना, पैर की मशीन से सिलाई करना, कमरों की सफाई आदि करना। क्लियर? फिर आपका आ गया श्रमशील कार्य, स्ट्रेनियस वर्क, हैवी वर्क। इसमें वस्त्र धोना, पोछा लगाना, चादर धोना, फर्श धोना। ठीक, तो पोछा लगाना कैसा कार्य हो गया हमारा? हैवी वर्क, राइट? स्ट्रेनियस वर्क। क्लियर सरकार? श्रमशील। उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? उद्देश्यों का विकास करना नियोजन का चरण है। यह चरण लुइस एलन द्वारा के अनुसार दिया गया है। इन्होंने प्रबंधन के 7 चरण बताए हैं। ग्रास एंड कैंडल के अनुसार 5 चरण बताए गए हैं जो कि गृह प्रबंध में महत्वपूर्ण है। समस्या को परिभाषित करना, विकल्पों को ढूंढना, कल्पना द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसके हाल के साथ देखना, अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना, उत्तरदायित्व स्वीकारना। कार्य के समय को मापने का एक उपकरण है। कार्य के समय को मापने का उपकरण कौन सा है बेटा? समय अनुसूची, राइट? कार्य के समय को मापने का एक उपकरण समय अनुसूची है। समय अनुसूची का प्रयोग करके हमारा हर कार्य निर्धारित समय पे होता है। हमें कब क्या कार्य करना है उसकी एक सूची बना लेते हैं हम। उस सूची में कब क्या करना है, किस समय करना है, कितने घंटे करना है, यह सब शामिल होता है। क्लियर? हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा क्या होता है? कार्यस्थल के समतल होता है। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था यह होता है जब कोहनी से ऊपर कार्य करने ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल के समतल होता है। क्लियर? आइए फ्रेंड्स, चलो। कार्यरत वातावरण में मनुष्य की विभिन्न स्थिति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? कार्य एर्गोनॉमिक्स, राइट? कार्य एर्गोनॉमिक्स किसे कहते हैं? वर्क एर्गोनॉमिक्स। कार्य वातावरण में मनुष्य की विभिन्न स्थिति के अध्ययन को कहा जाता है। कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन। कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है बेटे, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? तो अच्छे से समझ लो। कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना। निखिल एंड डॉर्सी डेफिनेशन रट लेना। निखिल एवं डार्सी के अनुसार कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल, शीघ्र विधि की सचेततापूर्वक खोज करना। कार्य सरलीकरण की तकनीकी मुख्य रूप से 2 प्रकार होती है। कौन सी होती है? औपचारिक और पेन पेंसिल तकनीक, राइट? कार्य शरीर वृत्ति, वर्क फिजियोलॉजी। ठीक है ना? शारीरिक रूप से अपंग स्त्रियों के लिए कार्य सरलीकरण अधिक महत्व करता है क्योंकि इन स्त्रियों के पास या तो ऊर्जा की मात्रा कम होती है या साधारण कार्य है तो इन्हें अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। अतः इन अपंग स्त्रियों को ऊर्जा संग्रहित करने की आवश्यकता
होती है। ये हमारा स्टेटमेंट है एंड इसके रीजंस हैं, राइट। दोनों करेक्ट हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना मासिक खर्चे की व्यय योजना के साथ तुलना करने में मदद करता है। बिल्कुल भाई, रिकॉर्ड बना के रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा, राइट। रिकॉर्ड्स धन के खर्चे का वितरण दर्शाता है। क्लियर। वह समय अवधि जब किसी प्रकार की गतिविधियां कई प्रकार की गतिविधियां एक साथ की जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कार्यभार का शिखर, ठीक, पीक लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक लोड। वह समय अवधि जब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एक साथ की जाती हैं उसको कार्यभार का शिखर कहते हैं। आदर्श ज्ञान की सहायता से अत्यधिक भार को निर्धारित किया जा सकता है। अत्यधिक कार्य यानी पीक लोड दिन, सप्ताह, माह, मौसम की निश्चित अवधि में हो सकता है। यह अत्यधिक कार्य का समय ही अत्यधिक भार यानी पीक लोड कहलाता है। कुछ गृहिणियों के लिए घर की साफ सफाई, वस्त्र धोना दिन में अत्यधिक कार्यभार का समय होता है। सप्ताह में बड़े वस्त्र धोना, प्रेस करना, माह में मासिक सफाई, वर्ष के विशेष समय में भोज्य पदार्थ का संग्रहण आदि कार्य भार का समय होता है। गृहिणी को अपने व्यक्तिगत अत्यधिक भार के समय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान से वह अपने दैनिक समय योजना इस प्रकार से बना सकती है कि भारी कार्य के पश्चात हल्के कार्यों को स्थान दिया जा सकता है। क्लियर। चलो, निम्न में से गैर मानव संसाधन कौन से हैं बेटा? धन एवं सामुदायिक संसाधन गैर मानव संसाधन है। मानवीय संसाधन को छोड़कर जो भी हमारे आसपास व्याप्त है, जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, वे अमानवीय साधन है। दो प्रकार के साधन है, मानवीय और अमानवीय। धन, वस्तु, सामुदायिक सेवा, ये कौन से संसाधन है? अमानवीय, राइट। समय प्रबंधन का क्या लाभ है? तो कौन से लाभ हैं बताइए? ये सभी सही हैं, यानी समय प्रबंधन में आवश्यक कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आराम, मनोरंजन के और विश्राम के लिए समय निकालना चाहिए। पीक लोड यानी अत्यधिक कार्यभार से बचा जाना चाहिए। कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्यों को करते हुए लक्ष्यों तक पहुंचना समय व्यवस्थापन कहलाता है। समय एक सीमित साधन है। इसी सीमित धन व्यवस्थापन में व्यक्ति को अपने समस्त कार्यों को करना होता है। समय व्यवस्थापन करते हुए कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उसे प्राथमिकता दी जा सकती है। जो कार्य ज़्यादा जरूरी है उसे पहले तथा जो कार्य कम जरूरी है उसे बाद में किया जा सकता है। इनमें कौन सा असत्य या गलत है? देखो, बोल रहा है कौन सा गलत है। पहले हम सही वाला पढ़ लेते हैं, फिर गलत पढ़ेंगे। तो इसमें करेक्ट कौन कौन सा है? सभी संसाधन उपयोगी हैं। क्लियर। संसाधन उपयोगी हैं और संसाधन हमारे सीमित होते हैं, राइट। और संसाधन हमारे हर संसाधन का एक विकल्प होता है। तो तीनों सही है। इकोनॉमिक्स में भी आपके काम आएंगे। इकोनॉमिक्स वालों, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, राइट, यूज़फुल होते हैं, जिनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, और उनके मल्टीपल जो है यूज़ होते हैं, राइट। समय असीमित संसाधन है, यह कहना गलत है। टाइम भी तो लिमिटेड है भाई, 24 घंटे का ही टाइम है एक दिन में, राइट। तो गलत है वो वाला, क्योंकि गृह प्रबंधन में लक्ष्यों को सफलतापूर्वक तरीके से पहुंचने के लिए गृहिणी जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, सदस्यों का प्रयोग करती है उसे ही संसाधन कहते हैं। संसाधन सीमित होते हैं, चाहे वे गुणात्मक हो या ऋणात्मक हो या मात्रात्मक हो, राइट, क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव। और संसाधनों में पारस्परिक संबंध होते हैं। संसाधन सदैव उपयोगी होते हैं। सभी संसाधनों पर व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू होती है। संसाधनों का उचित प्रयोग परिवार के स्तर को ऊंचा उठाने में मददगार होता है। क्लियर। चलो, अर्जित अभिप्रेरणाओं के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत सहयोग और प्रतिस्पर्धा आते हैं। कुछ अभिप्रेरक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के समाज में रहने तथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव के कारण निर्मित होते हैं। इन अभिप्रेरकों को ही अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। इन अभिप्रेरकों को सीखे हुए अभिप्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्ति के सामाजिकरण तथा शिक्षा ग्रहण करने में भी होती है। अभिकथन: मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड जमा होने से शारीरिक थकान हो जाती है। अच्छा, ओह, चलिए इस पे आ जाए। चलो, फर्स्ट वाला सही है, ठीक। आर गलत है तो आर वाला नहीं पढ़ेंगे। स्टेटमेंट का ये भी है, बोथ आर करेक्ट। चलो, एक गृहिणी अत्यंत सावधानी पूर्वक कार्य करती है। उसके सामान्य घरेलू कार्यकलापों में एक प्राकृतिक लयबद्धता होती है। लयबद्ध कार्य में प्रत्येक मांसपेशी को बारी बारी से तात्कालिक विश्राम का अवसर मिल जाता है। क्लियर? एक गृहिणी अत्यधिक सावधानी पूर्वक कार्य करती है तथा उसके सामान्य घरेलू क्रियाकलाप में एक प्राकृतिक लयबद्धता होती है। लयबद्ध कार्य में प्रत्येक मांसपेशी को बारी बारी तात्कालिक विश्राम का अवसर मिल जाता है। वह अधिक कामों को कुशलतापूर्वक और थकान रहित कर सकती है। वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया था उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बेटा? फुर्सत, फ्री टाइम। झारखंड आया है, देखो, ठीक है ना, 17 में। वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों के उपयोग में की जाती है उसे फुर्सत कहते हैं। राइट? श्रम साध्य काम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? कौन सा आता है बेटा? इस्त्री करना। श्रम साध्य काम के अंतर्गत इस्त्री करना, यानी प्रेस। इस्त्री वाली, वो वाली इस्त्री नहीं, फीमेल वाली, प्रेस करना। क्लियर? चलो, कार्य विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? अपेक्षित हुनर की पहचान करके। क्लियर? कार्य विश्लेषण अपेक्षित हुनर की पहचान करके किया जाता है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर के हुनर की पहचान नहीं हो पाते उसके कार्य का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ठीक? ना ही उससे कार्य संपादित करवाया जा सकता है। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? इनमें से थकान कहा जाता है। ठीक? थकावट अनुभव कौन कराता है? थकान ही कराता है, डेफिनेटली। राइट? तो श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को थकान कहते हैं। शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी है कि थकान के रूप में उनका मानसिक शारीरिक क्षमता पर पड़ने वाला प्रभाव समझा जाए। शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, औद्योगिक व्यवस्थापन, गृह व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में इन पर काफ़ी अध्ययन किया गया है। प्राचीन अध्ययनों में शारीरिक थकान पर अत्यधिक बल दिया गया है, जबकि आधुनिक अध्ययनों में यह माना गया है कि कई प्रकार के थकान के कारण परिणाम मनोवैज्ञानिक थकान है। कारण और परिणाम मनोवैज्ञानिक थकान है। अर्थात पूर्व में किए गए कार्य के कारण थकान की शारीरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वर्तमान कार्य को करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है। यह मनोवैज्ञानिक थकान की वह स्थिति है जो कार्य करने की प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादकता में कमी करती है। अबगार स्कोर क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अबगार स्कोर क्या कहलाता है बेटा? जन्म भार। अबगार स्कोर डॉक्टरों द्वारा जन्म के समय नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर? शिशु के जन्म के तुरंत बाद 1 और 5 मिनट के अंतर्गत अबगार टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट 1 मिनट का स्कोर बताता है कि जन्म की प्रक्रिया के बाद शिशु कितना स्वस्थ है। वही 5 मिनट के स्कोर से डॉक्टर को पता चलता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद शिशु कैसा है। क्लियर? अपरिपक्व जन्म का कारण क्या है बेटा? अपरिपक्व जन्म का कारण हमारा सिफिलिस भी है, विषाक्तता भी है, असंतुलित आहार भी है। ठीक? मतलब अगर मदर ने बैलेंस डाइट नहीं मिला, अच्छा खान पान उसका नहीं रहा, तब भी हो जाता है। और आपका जो है सिफिलिस विषाक्तता के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण भी होता है। शिशु का जन्म यदि गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह, ठीक,
पूर्व करने से पहले ही हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम पहले जन्म या अपरिपक्व जन्म यानी प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। समय से पहले बच्चे के बर्थ लेने का कारण यौन में जीवाणु का संक्रमण, अगर आपके मतलब उसमें जो है इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना, उसके बाद गर्भ में जुड़वा या इससे अधिक शिशु ट्विंस हैं, तब भी गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तब भी हो जाता है। ठीक, सो चलो, गर्भावस्था विकृति या असमानता, ग्रीवा की कमजोरी, गर्भपात करवाना, पानी की थैली फट जाना, विषाक्तता, असंतुलित आहार, धूम्रपान, मादक पदार्थों का सेवन, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है ना। निम्नांकित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? कौन सा नहीं है? आपका कार्यात्मक नहीं। योजना है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है। व्यवस्थापन के 3 चरण है ना, योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक, योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन करना, ये तीनों व्यवस्थापन के चरण है, जबकि कार्यात्मक व्यवस्थापन का चरण नहीं है। क्लियर? ग्रास क्रैंडल के अनुसार डेफिनेशन याद कर लेना। गृह निर्णयों की ऐसी श्रृंखला, गृह प्रबंध निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है। इन्होंने क्या बताया? गृह प्रबंधन क्या है बेटा? लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया। किसने बताया? ग्रास एंड कैंडल के अनुसार। ग्रास एंड कैंडल ने क्या बोला कि गृह प्रबंधन निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक, गोल्स को अचीव करने के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया है। रट डालना, डेफिनेशन सीधा आता है, इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं। याद है तो सही है, नहीं तो गए। फिर से एक बार देखो, ग्रास एंड कैंडल ने क्या बताया? गृह प्रबंध निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है। क्लियर? अब इसमें 3 चरण इन्होंने बताया। नियोजन करना, यानी नियोजन माने आयोजन करना, प्लानिंग, नियंत्रण, उसके बाद मूल्यांकन। क्लियर? कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक सा होता है? कौन सा होता है भैया? तो ये हमारा समय प्रत्येक परिवार, नेचुरल सी बात है 24 घंटे ही होते हैं, सबके पास होते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट के पास भी वही होते हैं और हर किसी के पास वही होते हैं। राइट? काम करने के बीच में आराम से तात्पर्य क्या होता है बेटा? तुम्हारा कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी। ठीक, जो रेस्ट, मतलब वही लगातार कंटिन्यू काम करेंगे तो आप वो हो जाएंगे ना, बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए कार्य और तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी। काम के बीच में आराम से तात्पर्य है कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी। सूची, अच्छा टेबल्स हैं, इनको देखिए आप वो कीजिए, मैच कीजिए, हम सीधे आपके आंसर पे चलते हैं। ठीक है ना, चलो आ जाओ। कार्य निष्पन्नता कैलोरीज, कार्य निष्पन्नता कैलोरीज, और मांसपेशीय थकान EMG, सहायता प्राप्त जीना वरिष्ठ व्यक्ति। राइट? उसके बाद गुरुत्वाकर्षण मुद्रा या ठवन, पॉस्चर जिसे बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, इनको मैच कर लेना। कार्य निष्पन्नता कैलोरीज, मांसपेशीय थकान EMG, और सहायता प्राप्त जीना वरिष्ठ व्यक्ति, गुरुत्वाकर्षण मुद्रा, ठवन या पॉस्चर। ठीक, फिर ये भी, इन्हें भी आपको मैच करना है। हम सीधे आंसर पे आते हैं। वरिष्ठ व्यक्तियों का अध्ययन, जरिया, ट्रिक्स। राइट? मानव मशीन व्यवस्था का अध्ययन, एर्गोनॉमिक्स। ठीक, देह के मुड़ने पर कोण का अध्ययन, गानियोमीटर। देह आयाम का अध्ययन, एंथ्रोपोमीटर। बेटा इसको रट लेना। वरिष्ठ व्यक्तियों का अध्ययन, जरिया, ट्रिक्स। राइट? मानव मशीन व्यवस्था का अध्ययन, एर्गोनॉमिक्स। देह मुड़ने पर कोण का अध्ययन, गॉनियोमीटर। देह आयाम का अध्ययन, एंथ्रोपोमीटर। राइट? निम्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए भाई, व्यवस्थित कीजिए। देखो इसमें कौन सी अवस्थाएं सही हैं? देखो, परिश्रम बनाम हीनता, व्यक्तित्व बनाम पहचान, घनिष्ठता बनाम एकांतिकता, प्रजनीयता बनाम स्थिरता, अहम बनाम
निराशा, अहम अखंडता बनाम निराशा। फिर से परिश्रम बनाम हीनता, व्यक्तित्व बनाम पहचान, पहचान संभ्रमित, राइट, घनिष्ठता बनाम एकांतता, उसके बाद आपका प्रजनीयता बनाम स्थिरता, अहम अखंडता बनाम निराशा, रट लेना इसको। फिर आपकी ये स्टेटमेंट है, रीजंस हैं, और ऐसा करूँ स्टॉप कर दूँ थोड़ा सा क्या, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं स्टॉप करती हूँ, 374 पे है, राइट, इसी के बाद हम आएंगे। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे। अभी इस वीडियो में इसी के बाद इंस्टेंट मैं दूसरा डालती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका अपना चैनल है, राइट, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड अर्चना इकोनॉमिका ऐसा चैनल है जो इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बाय बाय, सी यू।